दिन भर की खबर को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बने सागर, हो बने सागर। शुद्ध पानी पिएं और स्वस्थ जीवन जिएं। जी हाँ, MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं आपके लिए शुद्ध प्योरिफाइड मिनरल वाटर पियो प्योर। जी हाँ, पियो प्योर, अच्छी क्वालिटी के शुद्ध पानी। पियो प्योर जो आपको रखे बीमारियों से दूर, तो पियो प्योर जियो मोर। MS रामेश्वरम एंटरप्राइजेस, गादी नवडीहा गिरिडीह, ब्रांच ऑफिस मगतपुर चौक गिरिडीह। NH2 चौड़ीकरण में विस्थापित हुए रैयतों का आंदोलन। अटका के ग्रामीणों ने सरकार और NHAI पर लगाया नाइंसाफी बरतने का आरोप। विरोध में निकाला आक्रोश मार्च। राष्ट्रीय यादव सेना का तीसरी में धरना। निशाने पर रहे बेंगाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशांत कुमार। हत्या का मुकदमा दर्ज करने समेत कॉल डिटेल सार्वजनिक करने की कर रहे मांग। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। प्रसूति महिलाओं से लिया जाता है नजराना। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा करवाना पड़ेगा खाद्य लाइसेंस का पंजीकरण। अनुमंडल कार्यालय में लगेगा ऑनलाइन आवेदन लेने का कैंप। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने वाले पर जुर्माना व सजा का प्रावधान। जिला प्रशासन ने जारी किया फरमान। और तीसरी में शमशान घाट की जमीन मुक्त कराने की मांग। दबंगों ने शमशान घाट की जमीन पर किया है नाजायज कब्जा। खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के चौड़ीकरण में विस्थापित हुए कई रैयतों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। बुधवार को अटका के रैयतों ने आक्रोश मार्च निकाला। आक्रोश मार्च में अटका के ग्रामीणों ने सरकार और NHAI पर नाइंसाफी बरतने का आरोप लगाया। 6 लेन सड़क चौड़ीकरण का कार्य बगोदर इलाके में लगातार कार्य जारी है, पर बगोदर के अटका क्षेत्र के रैयतों के मुआवजे पर अब तक कोई ठोस फैसला न सरकार की ओर से हो पाया है और न ही NHAI की ओर से कोई पहल हो पाई है। अटका क्षेत्र के रैयत लगातार अपनी जमीन के बदले आवासीय दर पर मुआवजे के लिए आंदोलनरत हैं, पर अब तक इसका कोई नतीजा सामने नहीं आया है। मामले को लेकर अटका के रैयतों ने बुधवार को अटका बाजार में आक्रोश मार्च निकाला, जिसमें अटका में बड़ी संख्या में रैयतों ने भाग लिया। मार्च में लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सरकार और NHAI पर दोहरी नीति अपनाने का अटका के लोगों पर नाइंसाफी बरतने का आरोप लगाया। इसके पूर्व अटका के ITI कॉलेज के प्रांगण में एक बैठक कर सरकार और NHAI के रवैये पर जमकर भड़ास निकाला। दरअसल अटका के रैयत 6 लेन सड़क चौड़ीकरण में अधिग्रहित की जाने वाली अपनी जमीन के बदले आवासीय दर पर भुगतान की मांग कर रहे हैं। मामले को लेकर स्थानीय विधायक विनोद सिंह विधानसभा में सवाल भी उठा चुके हैं। कई बार अधिकारियों से बातचीत के बाद भी मामले का कोई हल नहीं निकल पाया है। एक बार फिर मुआवजे को लेकर ग्रामीण रैयत आर पार की लड़ाई के मूड में है। लोगों का कहना है कि बिना आवासीय दर से मुआवजा दिए यदि बाजबरन मकान तोड़ने की कोशिश प्रशासन करेगी तो अटका के महिला पुरुष रैयत एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जान दे देंगे पर अपनी जमीन नहीं देंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जो बैठा गया है, आज जो सभा बुलाई गई है, ये सभा केवल एक ही बात के लिए बुलाया गया है। यह संकल्प लेना है कि अगर क्या अपना काम करने का प्रयास करे तो ये संकल्प लीजिए कि जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। और
के साथ हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पत्थर से देंगे। चलते रहिए। अटका रैयत लगभग 1129 रैयत प्रभावित हो रहे हैं 6 लेन चौड़ीकरण के वजह से और सरकार की दोहरी नीति और रवैया के खिलाफ हम लोगों ने एक आम सभा किया और ये संकल्प लिया कि मर मिटेंगे पीछे न हटेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम बिना अधिकार लिए किसी भी शर्त पे से मुकरेंगे नहीं और अपना अधिकार लेके रहेंगे। इसी जैसे संकल्प के साथ आज सभा को समाप्त किए और अगर जबरन करने का प्रयास किया गया तो सारे रैयत अपने परिवार बल्कि और हमारे गांव में 23,500 लोग हैं, सारे ग्रामीण रोड पर उतर जाएंगे। अभी के इस कोरोना काल में जिस तरह से हम लोग डरे हुए हैं उससे ज्यादा अभी भयभीत हमारे इस प्रशासन से हैं, क्योंकि सरकार की जो मनमानी रवैया है, इस विभाग का जो मनमानी रवैया है, कहती है सरकार एक तरफ की पूरे देश में एक देश एक कानून एक नियम, लेकिन बगल के गांव में अलग मुआवजा मिलता है और हमारे अटका में अलग मुआवजा देने का प्रावधान बनाया जा रहा है। राजद नेता कैलाश यादव हत्याकांड को लेकर राष्ट्रीय यादव सेना का गुस्सा थम नहीं रहा है। गामा के बाद राष्ट्रीय यादव सेना का आंदोलन का कारवां तीसरी प्रखंड मुख्यालय पहुंच गया। यहां समाज के लोगों को एकजुट करते हुए 13 सितंबर को बेंगाबाद के मोतीलेदा पहुंचने का आह्वान किया गया। बेंगाबाद के मोतीलेदा में कैलाश यादव की पीट कर हुई निर्मम हत्या के खिलाफ लोगों का उबाल बढ़ता जा रहा है। गांवा प्रखंड के बाद राष्ट्रीय यादव सेना का कारवां तीसरी प्रखंड मुख्यालय पहुंच गया। यहां प्रखंड मुख्यालय में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में आयोजित इस धरना प्रदर्शन में तीसरी प्रखंड के कई लोग शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी ने दिवंगत कैलाश की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि कैलाश यादव की हत्या जिन अपराधियों ने की है उन पर पहले से 20 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इसके बावजूद पुलिस ने उन पर कार्रवाई करने की बजाय सांठगांठ कर रखी थी। उन्होंने कहा कि बेंगाबाद के थाना प्रभारी प्रशांत कुमार के फोन की कॉल डिटेल को सार्वजनिक करने से पुलिस प्रशासन परहेज कर रहा है। इस हत्याकांड में जितने दोषी हत्यारे हैं उतने ही दोषी थाना प्रभारी भी हैं। इसलिए अविलंब सभी हत्यारों को गिरफ्तार करने के साथ थाना प्रभारी पर भी मुकदमा दर्ज हो। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से शुरू हुआ यह आंदोलन गिरिडीह जिले के हर प्रखंड में आयोजित किया जाएगा। 13 सितंबर को बेंगाबाद के मोतीलेदा में संकल्प सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले भर से हजारों लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान शहीद कैलाश यादव अमर रहे। कैलाश यादव के हत्यारों को फांसी दो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बेंगाबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी प्रशांत कुमार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करो। हत्याकांड में शामिल अपराधियों पर सीसीए व गुंडा एक्ट लगाओ आदि नारे लगाएं। धरना के बाद मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार और पुलिस महानिदेशक रांची के नाम अंचल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। कार्यालय के बाद लोगों ने प्रतिवाद मार्च निकाल प्रखंड मुख्यालय से होकर तीसरी बाजार का भ्रमण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय यादव सेना के महामंत्री सुनील यादव ने किया, जबकि मंच संचालन संगठन के कोषाध्यक्ष प्रकाश यादव ने किया। मौके पर उदय यादव, अशोक यादव, शंकर यादव, प्रदीप कुमार यादव, सोनू यादव, राजेंद्र यादव, मंटू यादव समेत कई लोग मौजूद। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बुधवार को जिला प्रशासन ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि आगामी 7 सितंबर से गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। बिना लाइसेंस के खाद्य कारोबार करने पर 5 लाख तक का जुर्माना एवं 6 माह तक का कारावास का प्रावधान है। बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थ शुद्धता की कसौटी पर खरे हों और उनके खाने से किसी की सेहत न बिगड़े, इसके लिए गिरिडीह अनुमंडल कार्यालय ने अभियान की शुरुआत की है। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत किसी भी प्रकार के खाद्य व्यापार शुरू करने से पहले भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा खाद्य लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन
प्राप्त करना आवश्यक है। बिना लाइसेंस के खाद कारोबार करने पर 5 लाख तक जुर्माना और 6 माह तक का कारावास का प्रावधान है। गिरिडीह अनुमंडल में खाद लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आगामी 7 सितंबर से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन के लिए कैंप का आयोजन किया गया है। बताया जाता है कि यह नियम खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, मैन्युफैक्चर, मीट मछली दुकान, वधशाला, मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, फूड सप्लीमेंट बेचने वाले दवा दुकान, अल्कोहलिक पदार्थ की दुकान, कैटरर, कैंटीन एवं मेस, ट्रांसपोर्टर, डेयरी यूनिट, दूध विक्रेता, फल सब्जी के दुकान और स्ट्रीट फूड वेंडर को शामिल किया गया है। 12 लाख से अधिक वार्षिक रिटर्न वाले खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस के लिए 7 सितंबर से 9 सितंबर तक अनुमंडल कार्यालय गिरिडीह में आकर अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करना है। विज्ञापन प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। कैंप का विवरण इस प्रकार है। दिनांक 7/9/2020 से 9/9/2020 तक, समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। आवेदन का प्रकार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन। स्थान अनुमंडल कार्यालय खाद्य सुरक्षा शाखा गिरिडीह। दिनांक 10/9/2020 से 11/9/2020 तक। समय पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक। लाइसेंस के लिए आवेदन। स्थान अनुमंडल कार्यालय खाद्य सुरक्षा शाखा गिरिडीह। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में व्याप्त भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि गांवा स्वास्थ्य केंद्र काली कमाई करने का अड्डा बन गया है। कायाकल्प अवार्ड से सम्मानित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा अब सिर्फ बाहरी सौंदर्य से ही लोगों को लुभा रहा है। वहीं अंदरूनी बात अगर देखा जाए तो यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार लिप्त है और काली कमाई करने का अड्डा बन गया है। बताया गया कि अस्पताल में प्रत्येक माह लगभग 150 से 200 महिलाओं का प्रसव कराया जाता है और यहाँ के ANM द्वारा प्रत्येक प्रसूति महिलाओं को प्रसव कराने के बाद 1000 से 3000 तक की राशि की मांग की जाती है। मंगलवार की शाम ऐसे ही प्रसव के बाद 2 महिलाओं से 3000 और 2000 राशि की मांग की गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा बोला। परिजनों ने अस्पताल के 2 कर्मी रेणु देवी व सुनीता देवी पर पैसे वसूली का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने 3000 रुपए की राशि की मांग की और मोल भाव करने के बाद 2000 पर अड़ रही। उन्होंने खुशी से दोनों एनएमओ को 500 देना चाहा, मगर उनके द्वारा गलत रवैया अपनाया जाने लगा। इस बात पर जब चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार से बात किया गया तो उन्होंने अपनी छुट्टी का हवाला देते हुए बैठक कर बात सुलझाने की बात कहा गया। इसके पूर्व भी पैसे की लालच में 2 लोगों की मौत के आरोप में अस्पताल के एक कंपाउंडर को स्थानांतरित किया गया था, जबकि कुछ दिन बाद वह पुनः गांवा अस्पताल आ गया और फिर से अपनी काली कमाई करना शुरू कर दिया। आखिर सवाल यह उठता है कि दलित और गरीबों के लिए सरकारी अस्पतालों की सुविधा निःशुल्क है। आखिर सवाल यह उठता है कि दलित और गुरबों के लिए सरकारी अस्पतालों की सुविधा निःशुल्क है, तो फिर अगर सरकारी अस्पतालों में भी पैसे की वसूली की जाएगी तो आखिर गरीब तबके के लोग कहां जाएंगे। और वो मांग रहा है 2000-3000 मांग रहा है, कहाँ से हम लोग दे पाएंगे? इतना आदमी के खाना भी दिए, गाड़ी भाड़ा भी दिए, लॉकडाउन में कहाँ से दे पाएंगे? हम पैसा लेके गया कि हमको छुट्टी दो 500 टका लो, जो तुम्हारा मजदूरी है से हमको छुट्टी दे देना, हम जा रहा है। तो बोल नहीं, तुम्हारा बच्चा के कर्मठ है, बहुत मेहनत हुआ से हम 3000 रुपया देगा तो छुट्टी। मेहनत के लिए नाम जाने कुछ ना, सुनीता और रेणु देवी बोलो छाता पर कर दिया बाहर लगा तो पैसा ला कर कि ना सही कल अच्छा ना है कल की करबे गरीब दुख से तो बोल नहीं यार पैसा दो तब खाली देहा दो बोल नहीं ना यार 6000 टका कर हम पर्सन लेके आए हैं यार, छुट्टी मांगने गए तो बोला अभी छुट्टी नहीं मिलेगा, पैसा दीजिए तो पैसा छुट्टी देंगे।
अब तुम्हारा रेफर करेगा यहाँ तो तुम 3000 रुपया लगेगा भाड़ा के लिए 4000, वो भाड़ा पैसा दीजिए तो देंगे छुट्टी। सर रेनू मांग रहा है पैसा की, बोलते हमको दीजिए बोल 3000 रुपया। क्यों मांग रहे थे पैसा? रेनू बोला हम रेफर कर देंगे तो बोल तुम्हारा पैसा लगेगा कि नहीं, किसको गाड़ी भाड़ा जाएगा कि नहीं बाहर, किसको रेफर करने की बात कर रहे हैं? डिलीवरी। यातायात पुलिस का गिरिडीह शहर में वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है। बुधवार को यातायात थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह की अगुवाई में शहर के कई स्थानों पर अभियान चलाया गया। इस दौरान कई लोगों से फाइन भी वसूला गया है। यातायात थाना पुलिस द्वारा बुधवार को शहर में नियमित वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान शहर के अंबेडकर चौक पर चलाया गया। इस दौरान यातायात थाना पुलिस ने नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों का ऑन स्पॉट फाइन वसूला। यातायात थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह की अगुवाई में चले वाहन चेकिंग जांच में दर्जनों वाहनों की जांच की गई। जांच के क्रम में बिना मास्क, बगैर हेलमेट, ट्रिपल लोडिंग, बगैर कागजात के चलने वाले बाइक सवारों को रोका गया और मौके पर ही फाइन वसूला गया। वहीं जो लोग फाइन देने में असमर्था जाहिर की, उनकी बाइक को यातायात थाने लाया गया। यातायात प्रभारी रतन कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह के लोग ट्रैफिक नियम का पालन करें, घर से जब भी निकले मास्क लगाकर निकले और बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का इस्तेमाल करें और सुरक्षित रहें। वैसे तो मतलब हम लोग अभियान अभी बहुत दिन से ही चला रहे हैं। 2 दिन की त्यौहार था, इसीलिए हम लोग छोड़ दिए थे, थोड़ा सा लिफ्ट दे दिए थे। और अभी भी मतलब वैसे तो जिनके पास मास्क नहीं पहने हैं उन पर हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो मास्क के साथ साथ हेलमेट भी मतलब देख रहे हैं कि हेलमेट नहीं पहने हैं। और बाकी ऐसे पेपर भी उनका चेक कर लेते हैं कि गाड़ी उनकी मतलब अपनी है या नहीं, या कहीं गाड़ी चोरी का तो नहीं है, तो उनका ऑनर बुक देखते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम लोग जोड़ अभी मास्क पर और हेलमेट पे ही देते हैं। तो चाहे मतलब एक तो या तो उनको अपने मतलब फाइन के जल से वो मास्क पहन रहे हैं, या थोड़ी सी मतलब जो है ये जागरूकता भी आई है, अवेयरनेस भी आई है लोगों में कि नहीं ये हमको करना चाहिए। तो सुधार हो रहा है, लेकिन फिर भी 100% सुधार तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी 50-60% सुधार हो रहा है। इसमें सुधार बिना मास्क का भी कितना फाइन वसूला? मास्क का हम लोग 500 रुपया फाइन करते हैं। साथ ही लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जब भी वो वाहन पे बैठे हैं तो हेलमेट जरूर लगाया है, क्योंकि हेलमेट लगाने से उनको खुद का ही फायदा होगा। अगर कहीं एक्सीडेंट होती है तो कम से कम उनको मतलब ये है कि चोट लगेगी, लेकिन मतलब वो घातक नहीं होगा, मतलब जान जाने वाली स्थिति में नहीं आएगा। इसीलिए अभी भी लोगों से आह्वान है कि वो गाड़ी पर बैठे तो हेलमेट जरूर लगाए। तीसरी प्रखंड के धावाटान के ग्रामीणों ने सीओ को आवेदन देकर शमशान घाट की जमीन कब्जा मुक्त कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बगल गांव के कुछ ग्रामीणों ने शमशान घाट की जमीन पर नाजायज कब्जा जमा रखा है। तीसरी प्रखंड के धावाटान गांव के ग्रामीणों ने सीओ को शमशान घाट की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बगल गांव के कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। यहां शमशान घाट वर्षों से है। आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि कोर चाचो गांव के किनारे स्थित गैर मजरूआ जमीन में शमशान घाट स्थित है, जहां बुधवार को ठाकुर भिट्ठा गांव के हरखू यादव, सुखदेव यादव, मुखदेव यादव, फुलेश्वर यादव, विजय यादव व भूना यादव जबरन कब्जा करने की नियत से जोड़ कोड़ दिए। इसका जब विरोध किया गया तो विरोधी पक्ष झगड़ा करने पर उतर आए। उक्त शमशान घाट में वर्षों से धावाटान व कोर चाचो गांव के लोग अंतिम संस्कार करते हैं। शमशान घाट की अतिक्रमण से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। विपक्षी लोग शमशान घाट की जमीन पर दावा कर रहे हैं, जबकि उक्त जमीन गैर मजरूआ जमीन है। आवेदन में अशोक रविदास, नरेश दास, रघुवीर दास, दिलचंद दास, भिखारी दास, पुनिया देवी, दिनेश किस्कू, विजय रविदास सहित दर्जनों लोगों का हस्ताक्षर शामिल है। बहुत दिन से हम लोग उसमें मन जला इसी कर रहे हैं। हमारा दादा परदादा जो है सो जैसे अभी तक
मैंने लहाज जला रहे हैं और वो जो गवार लोग जो है यादव लोग से जैसे लाठी जाते हैं हम लोग, तब वो लोग भगा देता है वहाँ से। ढेलक पत्थर से मारने में खोजा था। ठाकुर बिठा गए। हरखू मातो लड़का है, 4 लड़का है, 4 लड़का जैसे पत्थर चला रहा था आज के ना, जब हम लोग दिया कुछ बोला भी नहीं। आवेदन दिए हैं, बोले कि ठीक है हम जाएंगे, उसको लोग चेक करेंगे, जांच करेंगे, देखेंगे। गांव के लोग इन दिनों वोल्टेज अप डाउन होने की समस्या से परेशान हैं। वोल्टेज अप डाउन होने से घरों में लगे बिजली के उपकरण पर असर पड़ रहा है। गांव पावर हाउस के समीप स्थानीय लोगों को बिजली से संबंधित वोल्टेज के अप डाउन होने के कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वोल्टेज इतनी काफ़ी है कि घरों में लगे बिजली के उपकरण पर इसका सीधा असर हो रहा है। कई घरों में फ्रिज, कूलर समेत कई घरेलू सामान का नुकसान हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वोल्टेज अप डाउन पिछले 3 सप्ताह से हो रहा है। इससे यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि लोग अपने अपने घरों का बिजली को काट कर अंधेरे में रहने को विवश हैं। इसकी सूचना स्थानीय बिजली मिस्त्री को भी बताया गया है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इसलिए स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से गुहार लगाई है कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करे, ताकि लाखों रुपए का इलेक्ट्रिक सामान जलने से बचे और लोगों को समस्या से निजात मिले। हमें लक्ष्य है, पिछले 3 सप्ताह से लगातार हम लोग समस्याओं का झेल रहे हैं। समस्या हम लोगों के वोल्टेज से संबंधित है। वोल्टेज ऐसा हो रहा है कि बार बार वोल्टेज को हम लोग कर रहे हैं और अधिकारी को भी बताए हैं कि हम लोगों के साथ समस्या है, जिस वजह से हम लोगों के जितने भी मशीनरी सामान है बार बार जल जा रहे हैं। कभी फ्रिज उड़ जा रहा है, कहीं पंखा उड़ जा रहा है। कुछ भी अधिकारियों को सूचना भी दिए हैं, लेकिन इसमें कोई काम नहीं किया जा रहा है। और हम लोग पिछले 3 सप्ताह से जो है पूरा हम लोग पावर हाउस के पास भी रह कर के भी अंधेरा का सामना कर पा रहा है। इसलिए हमारा निवेदन है बिजली अधिकारियों से कि कृपया कर हम लोगों की समस्या को दूर करें। हम लोग के मोहल्ला में लगभग 6-7 दिन से वोल्टेज की प्रॉब्लम है, कभी अप कभी डाउन। इसके कारण से हम लोग का मोहल्ला में लगभग, मेरे यहाँ तो एक मोटर भी जल गए, बाकी मोहल्ला में लगभग बल्ब और ये फ्रिज, मोटर इत्यादि बहुत सारे ऐसे हैं जो जल गए हैं, जिसके कारण से हम लोग को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इस कारण से हम लोग का मोहल्ला में कभी वोल्टेज भी बहुत कम रहती है या तो कभी अप हो जाती है। कुर्मी समाज की गिरिडीह इकाई की एक बैठक डुमरी के चैनपुर पंचायत भवन में आयोजित हुई। बैठक में कुर्मी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने और कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची जनजाति में शामिल करने की मांग की गई। डुमरी के चैनपुर पंचायत भवन में कुर्मी समाज की गिरिडीह इकाई के लोगों ने एक बैठक का आयोजन किया। इस दौरान उनकी मांग है कि कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, साथ ही कुरमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची जनजाति में शामिल करना। इस दौरान कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष शीतल अहोदार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार कुर्मी के खिलाफ बात कर रही है। कुर्मी समाज के लोग ओबीसी में पहले से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन हेमंत सरकार कुर्मी समाज के लोगों को ओबीसी में शामिल करने की अनुशंसा कर रही है, जो कि घातक है। उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार में जब इस मामले को उठाया गया था और एक प्रस्ताव लाया गया था, उस समय हेमंत सोरेन ने सबसे पहले कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए हस्ताक्षर किया था। लेकिन अब हेमंत सोरेन झारखंड में मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो वे कुर्मी समाज के लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनती है तो वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर जाएंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग मौजूद थे। कुर्मी विकास मोर्चा गिरिडीह इकाई की ओर से बैठक की जा रही है। वर्तमान समय में जो सरकार झारखंड में है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम लोग ऐसा आशा नहीं किए थे कि हेमंत जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो इस तरह कुर्मियों के खिलाफ जब बात करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान समय में जो ओबीसी के लिए अनुशंसा की गई है, उनको जानकारी होना चाहिए कि ओबीसी में कुर्मी जाति पहले से ही भारत सरकार की लिस्ट में भी पहले से है और राज्य सरकार की लिस्ट में भी पहले से है। उसके बावजूद फिर से अनुशंसा करना ये कुर्मियों के लिए
घातक साबित हो रहा है, वो चाल कर खेल रहे हैं हम लोग के लिए। उनको ये भी जानकारी होना चाहिए, पिछले सरकार में जब हम लोग इस मांग को उठा रहे थे कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध किया जाए और एक मांग पत्र दिया जा रहा था रघुवर दास जी को, और उस मांग पत्र में सबसे पहला नंबर पर उन्होंने साइन किया है कि हाँ कुर्मी को एसटी में शामिल किया जाएगा। और जब उनकी बारी आई है तो ओबीसी में अनुशंसा कर रहे हैं। सीधा सीधा कुर्मियों पे धोखा हो रहा है, हम लोग किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक उन्होंने ओबीसी का जो प्रस्ताव आया उसको अपने पास रखे हुए हैं, अभी केंद्र सरकार को दिए नहीं हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप केंद्र सरकार को कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए अनुशंसा करें, ना कि ओबीसी। गांवा के गदर पंचायत में अमन कमेटी के बैनर तले प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में मैट्रिक में उत्तीर्ण बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। गांवा प्रखंड अंतर्गत गदर पंचायत में अमन कमेटी के द्वारा मंगलवार को वार्षिक बैठक सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मैट्रिक में उत्तीर्ण बच्चों की उत्साह बढ़ाने के लिए गदर पंचायत के बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अकीलियत वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी वाहब खान ने अपने संभाषण से बच्चों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही उन्होंने पूरे प्रखंड वासियों और अंजुमन के दानिश्वरों को मुहर्रम का पर्व कोविड-19 को ध्यान रखकर शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए धन्यवाद दिया। बेहतर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन का भी आभार व्यक्त किया। मौके पर मोहम्मद मंसूर आलम, एहसान आलम, मोहम्मद सरफुद्दीन, मोहम्मद मंसूर अंसारी समेत कई लोग मौजूद थे। जो गाइडलाइन हम लोगों ने बताया था, नियम कानून, सोशल डिस्टेंस और सरकार के कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए जो गाइडलाइन हम लोग को प्राप्त था उसके अनुसार हम लोग का निर्णय आया और वह निर्णय गांव प्रखंड के सभी अंजुमन को दिया गया और मुहर्रम त्यौहार जो है उस गाइडलाइन के तहत लोगों ने मनाया। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ गांव प्रखंड के सभी अंजुमन के दानिश्वर हजरात को, प्रशासन के लोगों को कि गांव प्रखंड में मुहर्रम त्यौहार शांतिपूर्वक और सोशल डिस्टेंस के तहत त्यौहार मनाया गया। मैं पुनः अकीलियत वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी वहाब खान और हमारे अकीलियत वेलफेयर सोसाइटी के दानिश्वर हजरात जो आज यहाँ इस बैठक में उपस्थित हैं, अमन कमेटी के सदर और सेक्रेटरी वो दानिश्वर हजरात यहाँ उपस्थित हैं। मैं पुनः सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि मुहर्रम त्यौहार जिस तरह से शांति से मनाया गया है उसी तरह से अन्य त्यौहार को भी इसी तरह से शांति से मनाने का प्रयास करें ताकि हमारा प्रखंड अमन और चैन से रहे। मैं प्रशासन के लोगों का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि प्रशासन के लोगों का भी सहयोग हम लोगों को मिला। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप सीधी नजर लाइव के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।